कक्ष में इधर से उधर भटकता हुआ बैंकर। पंद्रह साल पहले मैंने एक दावत दी थी। उस दावत को मैं कभी नहीं भूल सकता। शहर के बड़े बड़े व्यवसायी, विद्वतगण और पत्रकार भी शामिल थे। बड़ी रोचक बातचीत चल रही। अन्य विषयों के साथ साथ वो चर्चा मृत्युदंड पर आ गई। जी हां, मृत्युदंड। उन मेहमानों में से कई विद्वान तथा पत्रकार जो लोग थे वो मृत्युदंड के विरोध में थे। समाप्त हो जाना चाहिए, इस प्रथा को बंद कर दो, इस सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है, इसको बंद कर दो, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे। कुछ लोगों का राय ये भी थी कि हाँ, मृत्युदंड के बदले में आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं। हाँ, इस पार्टी को आयोजन करने वाला बैंकर दूर खड़े इस चर्चा को बहुत गौर से देख रहा। अचानक वो सीधा उस टेबल के पास आया। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मुझे ना तो मृत्युदंड ना ही आजीवन कारावास का अनुभव है, किंतु मेरे दृष्टि से देखा जाए तो मृत्युदंड अत्यंत मानवीय है, क्योंकि यह अपराधी की जिंदगी को क्षण भर में छीन लेती। वहीं आजीवन कारावास की सजा अपराधी की जिंदगी को धीरे धीरे दर्द देते हुए छीन। अब बताओ, इन दोनों में से अत्यंत मानवीय सजा कौन सा? हाँ, मृत्युदंड या आजीवन कारावास? हाँ? बैंकर के उस प्रवेश के साथ वो चर्चा नई दिशा लेने शुरू कर दी। उस पार्टी में आए हुए हैं लगभग 90 साल का व्यक्ति, वो भी अपना राय प्रकट किया। एक्सक्यूज मी मिस्टर बैंकर, एक्सक्यूज मी, मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों ही अनैतिक हैं। दोनों का ध्येय एक ही है, जीवन को समाप्त करना। मिस्टर बैंकर, this state is not war. It has no rights to take away
which you cannot give back, Mr. Banker. No rights to take away. No rights to take away. बुजुर्ग ने सही कहा। देखिए, जो चीज आप वापस नहीं दे सकते उसको छीनने का अधिकार बिल्कुल बिल्कुल आपको नहीं। उस पार्टी में आए हुए 25 वर्षीय युवक वृत्ति में से वो वकील, वो भी अपना राय प्रकट। एक्सक्यूज मी मिस्टर बैंकर, एक्सक्यूज मी। मुझे भी मृत्युदंड या आजीवन कारावास का अनुभव नहीं है, किंतु मेरे विचार भी ऐसे हैं मिस्टर बैंकर, जैसे बुजुर्ग ने कहा, मृत्युदंड और आजीवन कारावास इन दोनों का ध्येय ये ही जीवन को समाप्त कर देना। मिस्टर बैंकर, इन दोनों में से एक को चयन करने के लिए मुझे अधिकार दिया गया तो मैं मृत्युदंड के बदले में आजीवन कारावास को ही चुनूंगा, क्योंकि मैं आशावादी हूं। बड़े बड़े बिल्डिंग ना तो सही, छोटे छोटे कमरे में भी जी सकते हैं, और मनुष्य किसी ना किसी तरह जिंदा रहना चाहिए मिस्टर बैंकर। उसी को मैं चुनूंगा और उसी को मैं बेहतर समझूंगा मिस्टर बैंकर। वकील की बात सही। देखिए, मनुष्य किसी ना किसी तरह जिंदा रहना चाहिए। वकील की ये उत्साह भरे बातें, वो हंसी और वो बातचीत करने का ढंग बैंकर को एक क्षण के लिए परेशान करके रखा। एकदम क्रोधित होकर बैंकर अपनी हाथ की मुट्ठी को, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूं, यदि तुम 5 वर्ष के लिए अकेले एक कमरे में बिताओगे तो मैं 20 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। क्या तुम इस शर्त के लिए तैयार हो? बैंकर के तेज आवाज ने पार्टी को खामोश कर दिया था। ये कभी भी इतना गुस्सा नहीं हुआ था। बैंकर के इस शर्त के ऊपर वकील का उत्तर क्या होगा, इसको सुनने के लिए सभी लोगों की नजर वकील पर थी। मिस्टर बैंकर, आप सच में 20 करोड़ देंगे? आप सच में 20 करोड़ देंगे तो मैं भी शर्तिया ये कहता हूं, 5 तो क्या, 10 नहीं, 15 साल में अकेला रहकर दिखा सकता हूं। आपकी शर्त मुझे मंजूर, आपका शर्त मुझे मंजूर। देखिए, 20 करोड़, 20 करोड़ के लिए वकील इस शर्त को मान लिया होगा। 20 करोड़ 15 साल। मुझे लगता है वकील के लिए ये पैसा कमाने का एक तरीका हो सकता है, शायद हो सकता है। बैंकर की दृष्टि से देखा जाए तो ये पैसा वाला का खेल, या फिर अस्वाभाविक स्वाभिमान का प्रतीक भी हो सकता है, उस दिन भोजन के समय बैंकर ने वकील को समय जाने से पहले
एक बार सोच लीजिए आप। मुझे तो मेरे लिए 20 करोड़ कुछ भी नहीं। मैं 20 करोड़ फेंक सकता हूं, लेकिन आप अपनी जिंदगी का अत्यमूल्य 3 या 4 साल खो देंगे। यस, 3 या 4 साल, क्योंकि मुझे पता है मुझे पता है उससे ज्यादा एक क्षण भी आप उस कमरे में नहीं रह सकते, क्योंकि स्वयं को देने वाली सजा किसी दूसरे और से दी गई सजा से बहुत कठिन और गंभीर हो सकता है। इसलिए मैं आपको बहुत विनम्र के साथ कहता हूं, आप अपनी शर्त को कभी भी तोड़ सकते वकील जी, आपके ऊपर बड़ा तरस आ रहा है। जब कमरे में बैंकर अकेला था, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न जाग उठे। मैं इस शर्त को लगाया ही क्यों? मैं 20 करोड़ फेंक दूंगा, उसके बदले में वकील 15 साल खो दे। इससे क्या फायदा? इससे मेरा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मुझे लगता है ये वकील के लिए पैसा कमाने का तरीका हो सकता है, लेकिन मेरे दृष्टि से देखा जाए, क्या ये पैसा का घमंड दिखाने का तरीका तो नहीं? ये कुछ भी हो, उस वकील को एक लेसन सिखाना ही है। देखिए, ये पैसा कमाने का तरीका या पैसा का घमंड दिखाने का तरीका, ये जो कुछ भी हो, इन दोनों के बीच में करार हो। जहां शर्त होता है वहां शर्तनामा भी होते हैं। तो उस शर्तनामा में वकील किसी से ना मिलेगा, ना ही किसी से बातचीत करने की अपेक्षा करेगा। उसे कोई भी अखबार नहीं मिल सकेगा और ना ही किसी का पत्र। वह अपने साथ एक वाद्य यंत्र को लेकर जा सकता है। पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जा सकती हैं। मदिरा और धूम्रपान के लिए अनुमति है। उस बंद कमरे में छोटी सी एक खिड़की है। उस खिड़की से बाहर की दुनिया देख सकता है, लेकिन वो ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे शर्तनामा का उल्लंघन हो। आवश्यकता की चीजें मांगने के लिए वो कागज के ऊपर लिखकर उस टुकड़े को फेंक सकता है। नियम के छोटे से छोटे बिंदुओं को इस एग्रीमेंट में लिखा गया। यह
एग्रीमेंट खत्म होने से पहले जो उपरोक्त लिखे गए नियमों को वकील तोड़ेगा या फिर निर्धारित समय से 5 मिनट पहले अगर वकील कमरे से बाहर निकल आया तो बैंकर वकील को 20 करोड़ रुपए देने से मुक्ति मिल जाएगी। अगस्त 15 1870 से लेकर अगस्त 15 1885 तक वकील को कमरे में बंद कर दिया जाएगा। अकेलापन और बोरियत को शिद्दत से महसूस किया। कितना मुश्किल है अकेला रहना, वह भी 15 साल। मान लीजिए आपका मन चाहता है कहीं दूर जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, चले जाते हैं, लेकिन वकील कमरे में बंद रहेगा। आपका मन चाहता है किसी से मिलने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, चले जाते हैं, लेकिन वकील कमरे में अकेला बंद रहेगा। इतना मुश्किल है अकेला। आप लोगों को याद होगा कोरोना के काल में 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना कितना मुश्किल था। वही इंटरनेट, टीवी सब कुछ था, लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। रेडियो भी नहीं है, किसी का पत्र भी उसको नहीं मिलेगा। सोचिए कितना मुश्किल है अकेला रहना। हाँ, दूसरा वर्ष बैंकर ने वकील को उकसाने के लिए रोमांटिक नॉवेल्स और श्रृंगारमयी नाटकों के साथ साथ अद्भुत भोजन, मदिरा भी उपलब्ध कराता गया। हाँ, तीसरे वर्ष वकील ने मदिरा और धूम्रपान को छोड़ दिया, क्योंकि मदिरा वासनाओं को जगाता है। वह कैदी का मुख्य शत्रु है और धूम्रपान से अपने कमरे का वातावरण दूषित होता है। ये वकील का सोच है। चौथा वर्ष बैंकर के जो उस बड़े गार्डन में छोटे से रूम जो था, उस रूम से दिन रात बांसुरी की धुन सुनाई देती थी।
मांग की। कमरे में जो कुछ भी हो रहा था उसको लिखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। 5वें वर्ष के द्वितीयार्ध से वकील पढ़ता रहा। वो इतिहास और धर्मशास्त्र को इतने उत्सुकता से पढ़ता था, वकील से मांग की गई पुस्तकों को जोड़ने में बैंकर का बैंकर का पसीना निकल रहा। इस बीच में वकील ने लगभग 800 से ज्यादा पुस्तकों को पढ़कर उसको अपने मस्तिष्क में ले लिया था। 6 अलग अलग भाषाओं में वो महारत हासिल कर ली। इसको सुनकर बैंकर चकित। इस बीच में वकील ने बैंकर को एक पत्र लिखा। उस पत्र का प्रस्तावना ऐसे थी कि माय डियर जेलर, मैं आपको एक पत्र लिखा। इस पत्र को 6 अलग अलग भाषाओं में लिखा। उन पत्रों को उन भाषाविद पंडितों को दिखाए। पत्र में कोई ऐसा गलती नहीं है तो बाहर गार्डन एरिया से एक गोली की आवाज दे दिया जाए। इससे मैं समझ जाऊंगा उस पत्र में कोई भी गलती नहीं है। ವಿಶ್ವದ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು ಅವುಗಳ ಭಾಷೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಏಕ ರೀತಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ. विश्व की बौद्धिकताएं उनके भाषाओं में प्रकट होती है. सारे भाषाओं में एक ही प्रकाश प्रज्वलित होता है. एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति. ऊर्ध्व बाहुर विरोमेशा इह न कश्चित् शृणोतु मे धर्मात् अर्थस्य कामस्य सकिमर्थं न सेव्यते. पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ये सारे पढ़ने के बाद मेरा मन साफ हो गया. मेरा मन साफ हो गया. बाहर से दो बार गोली की आवाज सुनाई. इट्स नथिंग बट appreciation. Nothing but appreciation. वकील 10वें वर्ष टेबल पे चिपक के बैठा था और टेस्टामेंट्स और वेदों को पढ़ा. उत्तिष्ठ जागृता प्राप्य वरान्नि बोधता. उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो. उठो और जागो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो.
12वें वर्ष के बाद वकील लगातार पढ़ता, कभी कभी वो पूरी रात पढ़ता था और कभी कभी पूरी रात लिखता रहता था। फिर एक बार जो रात भर लिखा होता है, सुबह होते ही हार देता था। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। 12 वर्ष के विद्यार्थ से कि आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने मांगा। पढ़ने में ऐसा कुछ मेथोडोलॉजी नहीं था, ऐसा कुछ नियम नहीं था। वो बायरन को पढ़ते वक्त भवभूति के लिए मांग करता था। बायरन, भवभूति, शेक्सपियर, इनियड, ओडिसी, अभिनव गुप्ता, सस्यशास्त्र, प्राणीशास्त्र, जीवशास्त्र, खगोल शास्त्र, ऐसे अलग अलग सोच रखने वाले अलग अलग पुस्तकों को वो पढ़ता था। जैसे दूर कई द्वीप में खोए हुए व्यक्ति अपने बचाव के लिए कैसे वो टूटे हुए जहाजों के टुकड़ों को जोड़ता है, वैसे वैसे वो पढ़ता था। एक एक शब्द को पढ़ना और आस्वादन करना उनका एक प्रिय काम बन गया था। शर्त पूरा होने का अंतिम दिन और क्षण समीप हो रहे। बैंकर डर से काम कर 15 साल पहले बैंकर के पास बहुत पैसे थे, लेकिन अब नहीं। ऐशो नाम की जिंदगी, सट्टेबाजी, स्टॉक्स में पैसे, बिजनेस में लापरवाही की वजह से वो विनाश के कगार पर पहुंच चुका है। आज के समय और आज के विद्यमान में वो एक सीधा साधा व्यवसायी बन चुका। आकाश की तरफ देखते हुए, ये व्यक्ति मरा क्यों नहीं? कल इसे स्वतंत्र मिल जाएगा। नियमानुसार मैं इसको 20 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। क्या करूं? सभी जगह से पैसे इकट्ठा करूं तो भी 20 करोड़ नहीं। ये 40 साल का है। मेरे पैसे से ये शादी करेगा, अच्छी जिंदगी जिएगा, शादी, बच्चे, इस सोसाइटी में उनका एक गौरव स्थान बन जाए। मैं ये
चाहिए? Do you need any help? ऐसे ऐसे वो मुझे पूछेगा, जहां जहां मैं जाता हूं वहां आकर मुझे पूछेगा, मिस्टर बैंकर, you need any help? मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा। इन सब चीजों से बचना है तो यही मार्ग है। एक ही मार्ग है, मौत। उस आदमी का मौत, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। रात के 3 बज चुके हैं। घर में सब लोग सो रहे हैं, बिना आवाज किए। बैंकर ने वकील की कमरे की चाबी ली और वहां से निकल पड़ा। बाहर धुआंधार बारिश हो रही, रास्ता भी मुश्किल से हवा में तेज चल रही। ग्रीन हाउस पहुंचते ही दो बैग वॉचमैन को पुकारा। वॉचमैन, वॉचमैन इस मौसम के वजह से दूर कहीं सो रहा होगा। कमरे की तरफ चला गया। दूर एक स्टोव और पास में गद्दे अस्त-व्यस्त पड़े हैं। बगल में वकील की कमरा। बैंकर घर से काम रहा था और उस कमरे की खिड़की में एक बार देखा, वकील टेबल के ऊपर सो रहा था। सारी जगह पुस्तक अस्त व्यस्त पड़े थे। उस खिड़की को 2 बार खटखटाया। बैंकर ऐसे के डर से कांप रहा था। कांपते हुए ताला खोला। जंग लगी हुई ताला आवाज। दरवाजा खोला। पुरानी दरवाजा आवाज करती हुई खुली। जैसे ही दरवाजा खुला, बैंकर सोचा था वकील 20 करोड़ चिल्लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वकील टेबल के ऊपर सो रहा था। 15 साल का एक कारावास एक जगह शांति से बैठने का या फिर पड़े रहने का ताकत दे चुकी थी। सिर को अपने हाथ का सहारे देते हुए वो कुछ बड़बड़
बड़बड़ाता सो रहा। तोड़ूंगा, 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 तोड़ूंगा। बेचारा सो रहा है। बीस करोड़ का सपना देख रहा हूं। इस आदमी को एक बार बिस्तर पे पटक के तकिया से दबा दूंगा तो सांस रुक जाएगी। ये सब लोग नैसर्गिक मृत्यु ही समझे। अगर किसी को शक होगा तो वो सिक्योरिटी पर जाएगा। मेरे इरादे को पक्का करना है तो शांति से काम लेना होगा। हाँ। मेरे नाम पर पत्र लिखा है। इससे पहले देखो इसमें क्या लिखा है। माय डियर जेलर, माय डियर जेलर, माय डियर जेलर, कल मुझे इस कमरे से स्वतंत्रता मिल जाएगी। माय डियर जेलर, कल मुझे इस कमरे से स्वतंत्रता मिल जाएगी और फिर से लोगों से मिलने जुलने का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। 15 साल के बाद सूरज को देखने से पहले मैं अपने विचारों को लिपिबद्ध करना चाहता हूं। ईश्वर मुझे देख रहा है, उसको साक्षी मानकर अपने स्पष्ट अंतःकरण और विवेक से मैं ये कह रहा हूं। इस अंतरिक्ष में लीन हुए 15 सालों से मैंने बाहर की दुनिया ना देखा ना सुना, लेकिन आपके पुस्तकों के माध्यम से मैंने एक उन्मत्त जगत में टहला। उस उन्मत्त जगत में मैं सुगंध भरे द्राक्षा रस को पिया और गाना भी गाया हूं। जंगल में जंगली जानवरों को शिकार किया। आपकी पुस्तकों के माध्यम से सुंदर
सुशील कन्याओं के साथ मैंने समय बिताया। आपके प्रतिभा से उत्पन्न सुंदर सुशील रमणीया रात में मेरे पास आकर ऐसे ऐसे अद्भुत कहानियां मेरे कानों में फुसफुसाई है। उन कहानियों के चक्कर में मैं मदमस्तक हो चुका हूं। ನಿಲದಾಡುವ ಕಂಗಳ ಸೊಲ್ಲವಳು ರಾಧೆ ಎಲ್ಲವಳೆಲ್ಲವಳೆಲ್ಲವಳು ನಾನು ನುಡಿಸುವ ಕೊಡಲಿನ ದರಿಯವಳು कहानियों का गहन अर्थ ढूंढते मैं अपने आप खो चुका हूं। आपके पुस्तकों के माध्यम से मैंने बड़े बड़े पर्वत श्रेणियों को चढ़ा हूं। सुंदर संदेश हुआ मेरे पास ईश्वर के बारे में बताने के लिए नीचे उतरा। आपकी पुस्तकों के माध्यम से मैंने जीवन का सुंदर साक्षात्कार क्षणों को जिया हो और चमत्कार भी आपकी पुस्तकों के माध्यम से मैं लंबे नदियों में टहला हूं। नदियों के किनारे जो लोग बसे थे उनका भाषा और आचार विचार को सीखने की कोशिश भी की। नदियों में टहलते टहलते चारवां और बांसुरी आपके पुस्तकों के माध्यम से खोए हुए अनेक शहरों को मैंने देखा है और उसके राजमार्ग पर मैं गुजरा हूं।
आपकी पुस्तकों के माध्यम से, आपके पुस्तकों के माध्यम से, आपके पुस्तकों के माध्यम से अनेक शहरों को मैंने ध्वंस किया है। वहां नई धर्म की स्थापना करने की कोशिश भी की थी, लेकिन शास्त्र को शस्त्र से जीत नहीं पाए। आपकी पुस्तकों ने मुझे ज्ञान दिया है। आपकी पुस्तकों को मैंने पूजा, आप पुस्तकों को मैंने आराधना की है। आपके पुस्तकों के माध्यम से इतिहास में जो कुछ भी घटित घटनाएं घट चुकी है, वो सारे मेरे दिमाग में एक कंपास की तरह संकुचित हो चुकी है। आपको लगता है मैं आपसे बुद्धिमान हूं? ऐसा कुछ नहीं। सभी मनुष्य अपने अपने जगह बुद्धिमान है, सुंदर है, बलवान है। तुम कितने भी सुंदर हो, शक्तिमान हो, बुद्धिमान हो, एक ना एक दिन मौत, एक ना एक दिन सब कुछ मिटा देती है। फू! तुम गलत रास्ता अपना लिया। झूठ को सच, घिनौनेपन को सुंदर मान चुके। अजीबोगरीब घटनाओं से, पेड़ से, सेब और संतरे के पेड़ से फल के जगह मेंढक और छिपकलियां निकलने लगे तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। सुंदर फूल सुगंध देने के जगह घोड़े की लीद की तरह दुर्गंध देने लगे, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं तुझे समझाना नहीं चाहता, ना ही मैं तुम्हें समझना चाहता। मुझे आश्चर्य लगता, मुझे आश्चर्य, जब मैं तुमको देखता हूं तब मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि तुम इस धरती को सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग मानते हो। 15 साल पहले 20 करोड़ के ऊपर मेरा मन था, मेरा मन बिल्कुल था, लेकिन अब नहीं है। मेरे दोस्त, जो पैसे 20 करोड़ है वो अपने पास रख लो। मुझे 20 करोड़ नहीं चाहिए, उसके ऊपर जो मेरा अधिकार है उसको मैं त्याग देता हूं। अपने शर्त का अंतिम 5 निमिष के पहले, अंतिम 5 निमिष के पहले मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा और शर्त को तोड़ूंगा।
कर पत्र को टेबल के ऊपर रखा। वकील को सहलाया और माथे पे चूमा। अपनी जिंदगी में वो इतना कभी भी नहीं रोया। स्टॉक पे पैसे खोने पर भी वो रोया नहीं। सीधा वहां से घर पहुंचा, आराम करने की कोशिश की, लेकिन वो पत्र बार बार उनके सामने आ रहा। इस शर्त में कौन जीता, कौन हारा? इस शर्त में वो जीता या मैं? इस शर्त में वो हारा या मैं? ये शर्त वकील और बैंकर के बीच में नहीं, ये शर्त धन और ज्ञान के बीच में था। वो अंदर रहकर सब कुछ भर लिया है और मैं बाहर खाली खाली। बाहर से आवाज आया, वकील कमरे से भाग गया है। क्या? वकील कमरे से भाग गया है।
अफवाहों से बचने के लिए बैंकर उस पत्र को हमेशा के लिए अपनी तिजोरी में बंद कर। शरद ऋतु का सन्नाटा पसरा हुआ था हर तरफ। देख रहे थे एंटोन चेखव की कहानी दी बैट पर आधारित डॉक्टर C.S. हीरेमठ द्वारा अभिनीत एकल नाट्य प्रस्तुति शर्त। एक बार मेरा अनुरोध फिर है कि आप इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब मेरा अनुरोध है डॉक्टर C.S. हीरेमठ सर से कि वे अपने मंच पर सभी सह कलाकारों का परिचय करवाएं। सभी को नमस्कार। मेरा ये 5वां प्रस्तुति है भोपाल सहृदयों के सामने। इससे पहले हमने सेंट्रल संस्कृत विश्वविद्यालय में ये शो किए थे और मुझे बहुत बहुत खुशी है आप सभी लोग आए और समांतर वाले इस शो करने के लिए अवसर दिया हमको, इसलिए मैं उनको धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और अपने टीम को मैं परिचय करवाऊँगा अभी। मेरे साथ अपने नाट्यशास्त्र अध्ययन अनुसंधान केंद्र में पढ़ रहे हैं 2 विद्यार्थी, वो आज मेरे साथ लाइट प्रकाश व्यवस्था में थे। वो है सौरभ और इसके साथ पीयूष, और 2 विद्यार्थी मदद किए थे, वो हर्षित मिश्रा और राम माधव पाल। हमारे साथ बांसुरी संगीत में नाट्यशास्त्र अनुसंधान अध्ययन केंद्र में पढ़ाते हैं डॉक्टर हरिप्रसाद पोडियाल थे। इस प्रस्तुति का, इस अनुवाद का पाठ्य परिष्करण जो किया है वो प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी है और इसका निर्देशन प्रोफेसर सुधींद्र शर्मा जी है, वो रिटायर्ड प्रोफेसर है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से। और मैं C.S. हीरेमठ आपके सामने मेरा एग्जाम देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है विश्वविख्यात मार्शल आर्ट प्रशिक्षक एवं रंगकर्मी श्री गुरु विश्वजीत सिंह जी। गुरु विश्वजीत सिंह मणिपुर के एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट प्रशिक्षक है जो पिछले 3 दशकों से इस प्राचीन विधा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपने पारंपरिक मार्शल आर्ट को आधुनिक रंगमंच से जोड़ने का कार्य बड़े प्रभावशाली ढंग से किया है। आप देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारत हिंदू नाट्य अकादमी, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, FTII पुणे, अकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई, पुणे यूनिवर्सिटी थिएटर अकादमी, इंडियन थिएटर चंडीगढ़, विश्व भारती शांति निकेतन कोलकाता और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा आदि में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
आपने रंगमंच में मार्शल आर्ट का प्रयोग करने की प्रेरणा प्रख्यात रंग निर्देशक श्री रतन थियम जी से प्राप्त की। एनएसडी रिपर्टरी में आपने कई वर्षों तक नाट्य नृत्य संयोजन भी किया है। आपने इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज, भानु भारती, राज बिसारिया, रॉबिन दास, M.K. रैना, संजय उपाध्याय, सत्यव्रत रावत, नीलम मानसिंह चौहान जैसे महान रंग निर्देशकों के साथ कार्य किया है। आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में आप इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर इम्फाल के निदेशक हैं और इन दिनों मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। मेरा निवेदन है हमारी संस्था समांतर नाट्य संस्था के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा सर से कि वे हमारे मुख्य अतिथि को ससम्मान मंच पर लेकर उपस्थित हों। अब मेरा अनुरोध है श्री मुकेश शर्मा सर से कि वे पुष्पगुच्छ से हमारे मुख्य अतिथि का अभिनंदन करें। अब मेरा अनुरोध है हमारे मुख्य अतिथि श्री गुरु विश्वजीत सिंह सर से कि वे पुष्पगुच्छ श्रीफल व शॉल से डॉक्टर CS हिरेमठ सर का अभिनंदन करें। सर, मेरा आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप पुष्पगुच्छ से डॉक्टर हरिप्रसाद पौडियाल जी का स्वागत करें। अब मेरा निवेदन है हमारे मुख्य अतिथि सर से कि सर आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे दर्शकों को और हमें अनुग्रहित करें। Fifth Samantha Theatre Festival with collaboration the Ministry of Culture जो आज आयोजन जो किया है, जो मेरी तरफ से जो जिस संस्था का जो मेरा पिछले साल जो मुलाकात हुआ था वो सतीश मलेशिया करके इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। इस बात का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और फेस्टिवल का जो अभी आज जो आयोजन किया है सुधीरेंद्र शर्मा जी को, इन्होंने कई कैरेक्टर को एक आदमी ने अलग अलग विधाओं से करके दिखाया। इस बात का जिस कलाकार को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। मेरा अनुरोध है श्री मुकेश शर्मा सर से कि वे भी अपने साथ शब्दों के माध्यम से हमें अपने विचार व्यक्त करें। मैं लगभग निशब्द हूं। इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद कुछ बोला नहीं जा सकता। आज मैंने साक्षात आंगिक वाचिक अभिनय के माध्यम से बिना किसी उपकरण के सात्विक अभिनय को कैसे जिया जाता है बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। धन्यवाद। साथियों, आप सभी की प्रतिक्रियाएं भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे साथी कैमरे के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी अपने अनुभव व अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अंत में 3 दिवसीय
5वें समांतर नाट्य समारोह की यह दूसरे दिन की प्रस्तुति थी। कल समारोह के अंतिम दिन आप देखेंगे ऑर्थर मिलर द्वारा लिखित नाटक ऑल माय सन्स, जिसका निर्देशन किया है समांतर के युवा निर्देशक सौरभ लोधी ने। कल ठीक शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ शुभ रात्रि।